बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे खारिश वाली बीमारी के बारे में। खारिश वाली बीमारी को मेडिकली स्केबीज कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये एक कीड़े की वजह से होती है, एक पैरासाइट की वजह से होती है और उस कीड़े का नाम है सार्कोप्टेस स्केबियाई। इस सार्कोप्टेस स्केबियाई को इच माइट भी कहा जाता है। ये जो कीड़ा है ये हमारे बिस्तरों में घुस जाता है, हमारे कपड़ों में घुस जाता है, हमारे तकियों में घुस जाता है, हमारे कंबल में घुस जाता है, हमारे बेडशीट्स में घुस जाता है और वहाँ से फिर ये खारिश कॉज कर देता है। जो स्केबीज़ है इसको खारिश वाली बीमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो खारिश होती है, जो इचिंग होती है वो शदीद किस्म की होती है और सबसे बड़ी जो प्रेजेंटेशन होती है इस बीमारी की वो भी इचिंग ही है, इसलिए इसको खारिश वाली बीमारी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो स्केबीज़ है उसमें क्या प्रेजेंटेशंस होती है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बात की कि शदीद किस्म की खारिश होती है और याद रखें स्केबीज़ में जो खारिश होती है वो रात को बहुत ज़्यादा होती है, रात को तेज़ हो जाती है। इसी तरह इसमें पिंपल्स बनते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, अंदर पानी सा भर जाता है और ऊपर से सफ़ेदी सी आ जाती है। ये जो खारिश वाली बीमारी है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को छूता है तो एक से दूसरे शख्स में ये बीमारी फैल जाती है। लेकिन कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा ये ख्याल होता है कि ये जो खारिश वाली बीमारी है, यानी जब किसी को खारिश हो जाती है तो जब हम उसको हाथ मिलाएंगे, हम हल्का सा उसको टच भी करेंगे तो ये बीमारी हमें फैल जाएगी। नहीं, ज़रूरी चीज़ ये है कि जो स्केबीज़ है इसमें कम से कम जो कांटेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो होता है वो कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए। यानी आप अगर किसी के कांटेक्ट में है, 10 मिनट तक कांटेक्ट में है तो तब ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। हाथ मिलाने से या गले मिलने से ये बीमारी नहीं फैलती। 10 मिनट अगर आप उसके कांटेक्ट में है तो तब ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। अब ये 10 मिनट तक कोई कैसे कांटेक्ट में आ सकता है? तो इस तरह से कांटेक्ट में आ सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के बिस्तरे जो है वो शेयर कर रहे हो, क्लॉथ शेयर कर रहे हो जिसको स्केबीज हुआ है। मतलब जिसको ऑलरेडी खारिश वाली बीमारी हो चुकी है, उसके आप कपड़े इस्तेमाल कर रहे हो और आपने 10 मिनट तक एटलीस्ट उन कपड़ों में आपने जो है वो स्टे किया है, तो उस वजह से ये बीमारी जो है वो आपको भी हो सकती है। एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब किसी को ख़ारिश वाली बीमारी होती है, तो ये जो कीड़ा है सार्कोप्टेस स्केबियाई जो है, जब किसी को काटता है, तो उसके काटने से अलामात दिखने तक कम अज़ कम 4 से 6 हफ़्ते लगते हैं। अगर पहली दफ़ा किसी को ख़ारिश वाली बीमारी हुई है, तो तब 4 से 6 हफ़्ते लगेंगे। लेकिन अगर किसी को पहले भी एक दफ़ा ख़ारिश वाली बीमारी हो चुकी है, दोबारा अगर सार्कोप्टेस स्केबियाई काटे तो 24 घंटों के बाद भी ख़ारिश हो सकती है, 24 घंटे बाद भी अलामात दिखने शुरू हो जाते हैं। होता क्या है स्केबीज़ में कि क्योंकि ख़ारिश जो है वो बहुत शदीद किस्म की होती है, तो हम क्या करते हैं कि फिर स्क्रैचिंग करना शुरू कर देते हैं, उसमें खुजाना शुरू कर देते हैं और जब हम उसको खुजाते हैं तो स्क्रैचिंग की वजह से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किन जो है वो ब्रेक कर जाती है, जिल्द आपकी टूट जाती है, गड्ढे बन जाते हैं खुजाने से, तो उसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सुपर इम्पोज्ड हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी किसी को इचिंग शुरू हो जाए, आप अपने एक अच्छे से डॉक्टर के पास चले जाएँ, वो आपकी जो है उसको पता चल जाएगा कि स्केबीज़ है, तो वो इस हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। याद रखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बोल भी नहीं सकते हैं कि जी कहीं पे इचिंग हुई, कहीं पे दर्द हुआ हो, तो वो कैसे बताएँगे? ये तो बाज़ औक़ात होता है इस तरह के छोटे बच्चों में भी स्केबीज़ हो जाता है, लेकिन वो रोते बहुत हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं हमारे पास है कि जी डॉक्टर साहब ये बच्चा जो है वो पूरी रात सोया नहीं है, रोता है, पिछले 2-3 दिनों से इस तरह ये चल रहा है, शायद इसके कान में दर्द है या पेट में दर्द है। लेकिन जब हम अच्छी तरह एग्ज़ामिन करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है रैशेज़ डेवलप हो चुके होते हैं स्केबीज़ के, क्योंकि छोटा बच्चा है वो खुजा नहीं सकता, तो ज़ाहिर-सी बात है वो रोएगा ही। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अगर छोटा बच्चा है जो बोल नहीं सकता, वो बार-बार रो रहा है, उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो आप अच्छी तरह अपने बच्चे को एग्ज़ामिन करें कि कहीं पे स्केबीज़ के रैशेज़ तो डेवलप नहीं हुए। याद रखें जब भी स्केबीज़ सार्कोप्टेस स्केबियाई किसी को काटता है,
तो ये जो स्केबीज में जो रैशेज, पिंपल्स और ब्लिस्टर्स बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा उंगलियों के बीच वाली जो जगह है वहाँ पे बनते हैं, चाहे वो आपके हाथ की उंगलियाँ हो या फिर आपके पाँव की उंगलियाँ हो। इसी तरह आपकी जो रिस्ट है, कलाई जो है, इस वाली हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह के रैशेज और खारिश जो है वो डेवलप हो जाती है। इस तरह बगलों में जो है वो बहुत ज़्यादा खारिश और ब्लिस्टर्स और पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। बच्चों में जो छोटी पेशाब वाली जगह होती है वहाँ पे जो है वो रैशेज डेवलप हो जाते हैं। और बटक एरिया और साथ अम्बिलिकल रीजन में भी जो है वो रेशेस डेवलप हो सकते हैं। तो इन जगहों को अच्छी तरह आपने देखना होता है जब भी किसी को स्केबीज हो। ये जो बीमारी है स्केबीज या खारिश वाली बीमारी, ये अमूमन और क्राउडेड प्लेस जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे कि स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि उस स्कूल में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इस तरह जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं या फिर जो मदरसे में पढ़ते हैं इन लोगों में, क्योंकि जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो बच्चों से या जिसको भी स्केबीज हो चुका होता है, क्योंकि यंग लोग जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि जी ये हॉस्टल में था या स्कूल में गया था उसके बाद ये शुरू हुई या मदरसे में पढ़ता है। तो ये चीज़ें हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्केबीज की। अब बात करते हैं इलाज के बारे में कि अगर किसी को खारिश वाली बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी स्केबीज की क्या ट्रीटमेंट की जाती है। स्केबीज की ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और वो क्या क्या है वो ट्रीटमेंट के बाद हम बात करेंगे। स्केबीज को हम ट्रीट करते हैं परमेथ्रिन से। परमेथ्रिन जो है वो लोशन मिलता है, मेलन नाम का लोशन मिलता है, वो आपने इस्तेमाल करना होता है, और उसका भी इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका है। हर डॉक्टर जो है वो डिफरेंटली अप्रोच करता है, हर डॉक्टर अपने डिफरेंट तरीका बता रहा होता है। बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपने 3 दिन मुसलसल इस लोशन का इस्तेमाल करना है, पूरे जिस्म पे लगाना है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी एक आज लगाना है फिर एक हफ्ते बाद लगाना है, 2 एप्लीकेशन का कह रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना आसान हो सके जो आप लोग इजीली कर सको उस तरह की ट्रीटमेंट पे जो है उस तरह की बात की जाए कि परमेथ्रिन कैसे यूज़ किया जाता है। परमेथ्रिन लोशन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन सम टाइम होता यह है कि इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो फिर हम एवरमेक्टिन भी दे देते हैं। ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी देते हैं, लेकिन अमूमन ओरल ही देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और साथ ही इस कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा इचिंग जो हो रही है उससे थोड़ा बहुत इससे रिलीफ मिल सके। लेकिन मेन इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में परमेथ्रिन और एवरमेक्टिन है। परमेथ्रिन कैसे लगाना होता है, परमेथ्रिन लोशन कैसे हम लगाएंगे अपने जिस्म पे, तो याद रखें करना क्या है कि आपने गर्दन से नीचे आपने लगाना है अप टू द टो, यानी आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं वहां तक आपने लगाना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम सिर्फ गर्दन से नीचे ही लगा सकते हैं, ऊपर फेस पे नहीं लगा सकते या सर पे नहीं लगा सकते। देखिए बच्चों में जब भी स्केबीज होता है ना, पहली चीज उसके सर के बाल देखा करें क्योंकि स्काल्प को इफेक्ट करता है बच्चों में स्केबीज, सरकोप्टस स्केबियाई। अच्छा, लगा सकते हैं, इसका मेरा जवाब यही है कि आप फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फेस इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आम सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रिवेंशन कैसे फॉलो करेंगे। खुदा न खास्ता ये जो लोशन है वो अगर आंख में चला जाए तो फिर डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि जी फेस को अवॉइड करें। लेकिन कोई एजुकेटेड बंदा है जो इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह डॉक्टर्स की फॉलो कर रहा है तो वो बेशक फेस पे भी लगाए, लेकिन अपनी आंखों की जो है वो हिफाजत करनी है, उनको बचाना है। बाकी इवन आप स्काल्प पे भी लगा सकते हैं, इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं क्योंकि हर बंदा जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता। इसलिए हम कहते हैं कि जी गर्दन से नीचे आपने लगाना है, जो है वो टोस तक, फिंगर्स तक, आपने पाँव के वहां तक आपने लगाना है। याद रखें बाज़ डॉक्टर ये कहते हैं कि जी 10 से 12 घंटे बाद आप नहाएं, सिंगल एप्लीकेशन काफ़ी होती है। बाज़ डॉक्टर ये कहते हैं कि जी 10 से 12 घंटे बाद नहाएं, दोबारा फिर ये अप्लाई करें। तो ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन है, जो है वो फिर समझ ही नहीं आती करना क्या है। देखिए सिंपल तरीका ये है कि जब आपको स्केबीज डिक्लेयर हो जाए, कोई डॉक्टर आपको कहे कि जी आपको स्केबीज है और वो आपको परमेथ्रिन लोशन प्रिस्क्राइब करता है, तो आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले बाथ लेना है, नहाना है। नहाने के बाद अच्छी तरह अपने आप को क्लीन करके टॉवल से आपने इस लोशन का गर्दन से नीचे या इवन आप जहाँ पे अगर ऊपर भी खारिश है फेस पे भी तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, अपने पाँव की उंगलियों तक आपने अच्छी तरह इस लोशन को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो अगले दिन उसी टाइम पे जिस टाइम आपने लोशन लगाया है या फिर कम से कम 12 से 15 घंटे बाद, बेहतर ये है कि आसान तरीका ये है कि आपने जिस टाइम नहाने के बाद ये लोशन लगाया था अगले दिन उसी टाइम आपने इस लोशन को दोबारा अप्लाई करना है।
याद रखिए जब आप लोशन दोबारा अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो आपने पहले नहाने के बाद लोशन अप्लाई करके कपड़े पहने थे और अब दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो वो आपने कपड़े निकालने होते हैं, उसको निकाल के एक साइड पे करने हैं। दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए आपके कपड़े भी। ठीक है। अब ये एक चीज है, पहले पहले दिन आपने नहाया, नहाने के बाद आपने पूरी तरह लोशन लगाया, अगले दिन उसी टाइम आपने जो है वो दोबारा इस लोशन को अप्लाई करना है, लेकिन नहाना नहीं है। तीसरे दिन आपने क्या करना है जी, आपने दोबारा जो है वो नहाना है और उस वक्त जो आपने कपड़े पहने हुए होंगे वो कपड़े भी आपने साइड करने हैं और नए कपड़े पहनने हैं। सिंपल तरीका ये है परमेथ्रिन लोशन लगाने का। याद रखें, अब होता है क्या है कि जब आप लोशन लगाते हैं उसके बाद वॉशरूम अटेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है आप हाथ वगैरह जब धो लेंगे लोशन उतर जाएगा, तो आपने लोशन फिर उस वक्त दोबारा लगाना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगाया था, अब वॉशरूम आपने अटेंड किया है और आपने हाथ धोए तो दोबारा परमेथ्रिन नहीं लगाना है, आपने दोबारा लगाना लाजमी है। तो जब आपने ये क्या बन गया, टोटल 2 एप्लीकेशन बन गए और स्टैंडर्ड भी यही, आपने 2 अप्लाई करने हैं और अप्लाई करने के बाद जो है वो आपकी बात खत्म हो जाती है। साथ आप बेशक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। ये परमेथ्रिन लगाने का तरीका है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा था, और मेक्टिन तो बाद की बात है, वो जब क्रस्ट बन जाते हैं, बरोज बन जाते हैं तो तब हम देते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, अमूमन डॉक्टर्स तो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं पेशेंट को, लेकिन जो पेशेंट होता है क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शंस थोड़े लंबे और सख्त होते हैं तो लोग फॉलो नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपने पेशेंट को ये कहना है कि अगर डिक्लेयर हो जाए कि उसको स्केबीज है तो आपने उसको कहना है कि आपने अपने समेत अपने बाकी घर वालों को, छोटे से लेकर बड़े तक सबको ये लोशन अप्लाई करना है। आई रिपीट कि ये जो परमेथ्रिन लोशन आप अपने आप ऊपर लगा रहे हो, आपने बाकी घर वालों को भी लगाना है। बेशक उसमें खारिश उनमें हो रही है या नहीं हो रही है, इसका मुद्दा नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर उनको स्केबीज हुआ है या नहीं हुआ है वो बात की बात है, लेकिन आपने लोशन सबको लगाना है, छोटे से लेकर बड़े तक। एक चीज ये इंस्ट्रक्शन मेन चीज है। अब इस इंस्ट्रक्शन में हमारी कमी क्या होती है, यानी पेशेंट्स की कमी क्या होती है, वो यही होती है कि डॉक्टर्स तो बता रहे होते हैं कि जाके लगाने, लेकिन वो घर आके कहते हैं यार खारिश तो सिर्फ मुझे है, बाकी मैं घर के बच्चों को या बड़ों को मैं क्यों लगाऊं, उनको तो खारिश नहीं है। जनाब अली, अगर खारिश नहीं है तो खारिश हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, यानी एक बार ये कीड़ा काटता है और अलामात दिखने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, और 10 मिनट आप उसके कांटेक्ट में आए हो तो उससे फैल जाती है, लेकिन उसमें अलामात भी 4 से 6 हफ्ते बाद दिखने लगेंगे। तो उनको इस वक्त तो खारिश नहीं है, लेकिन बाद में ये खारिश उनको होगी, बाद में स्केबीज होगी, तो बेहतर ये नहीं है कि शुरू से ही उसका इलाज करवाया जाए। तो ये लाजमी, क्योंकि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन उनको, यानी अपने को छोड़, जो सफ़र कर रहा है उसको छोड़ के अपने घर वालों को आप सिंगल एप्लीकेशन भी करोगे तब भी काफ़ी है, कि मतलब एक दिन लगाओ, 12 घंटे या 10 घंटे बाद आप नहाओगे, उनके लिए ये भी काफ़ी है। लेकिन ये लाजमी करना है ये इंस्ट्रक्शन में। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये देनी है कि जब आपने लोशन वगैरह सारे कुछ लगाए तो जो कपड़े आपने पहने थे उन कपड़ों को उबलते हुए पानी में, उबलते हुए नरम पानी के अंदर अपने कपड़ों को जो है वो धोना होता है, क्योंकि ये माइट कपड़ों के साथ शदीद किस्म से चिपक जाता है और आसानी से उतरता नहीं है। तो आपने उबलते हुए पानी में अपने इन कपड़ों को धोना है और धोने के बाद उल्टा करके धूप पे आपने लटकाना है और एटलीस्ट 2 to 3 डेज आपने धूप पे रखने हैं, और उसके बाद उनको इस्त्री करनी है, और इस्त्री भी उल्टा करके, जो आपने जैसे ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं उसके उल्टा साइड से मैं इस्त्री करूंगा, ताकि जो माइट अगर भी है कपड़ों के साथ तो वो भी जल के ख़त्म हो जाए। ये इंस्ट्रक्शंस है स्केबीज़ की, और इसलिए बाज़ औक़ात ये ट्रीटमेंट जो है स्केबीज़ की फ़ेल हो जाती है। 2-3 हफ़्ते बाद भी मरीज़ वापस आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दी थी, लेकिन ये मैंने लोशंस वग़ैरह लगाए थे, गोलियाँ खाई थी, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो इंस्ट्रक्शंस वो फ़ॉलो नहीं करते हैं, और फिर तो ज़ाहिर-सी बात है तो दोबारा ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है। तो ये इंस्ट्रक्शन बड़ी ज़रूरी है कि जनाब अपने पूरे घर वालों को, चाहे उनमें अलामात है या नहीं है, आपने परमेथ्रिन लगाना है और अपने कपड़ों को इस तरह से लॉन्ड्रिंग करनी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। ख़ारिश के हवाले से ये वीडियो थी कि अगर किसी को ख़ारिश होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है, और इलाज करते वक़्त किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।